जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर से नियो अंकित क्लास में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे आप लोग। बहुत ही अच्छे से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो कहते हैं नहीं दोस्तों कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे जो हो जाएगा 2024 में देखा जाएगा। 2024 क्या है? तपस्या का वर्ष है। 2024 में जो तप गया वही 2025 में यहाँ पर सितारा की तरह, उभर कर सितारा की तरह सामने आएगा यहाँ पर। तब जाके कि लग चुकी है तलब मंजिल की, क्या बोले हैं कि शुरू में ही बोले हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की। तलब मंजिल को लगा देना है 2024 में, कैसे भी हो। यहाँ पर हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर 8 करने जा रहे हैं। अब जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर हम लोग सात को पिछला क्लास कर चुके हैं, तो वो क्लास आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। 7 क्लास हम लोग कर चुके हैं, मेरे चैनल पर पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। ये 8वां सेट हम लोग आज करने जा रहे हैं बिहार एसएससी का। अब बिहार एसएससी को मिनी आईएएस कहा जाता है। यहाँ पर जीके जीएस का पोर्शन को हम लोग देखने वाले हैं। ये आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसएससी जीडी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। लेकिन बिहार एसएससी के लिए टोटली यहाँ पर फोकस है वहाँ पर, ठीक है। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी के लिए जीके जीएस के लिए उपयोगी तो साबित हो ही जाएगा। जीके जीएस तो कहीं भी पूछा जा सकता है। कहते नहीं दोस्तों कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन को यहाँ पर उसके औकात दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी औकात को थोड़ा दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्राचीन शहर है, इसका औकात को दिखा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आप लोग बताते चलिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका पहला का। चलिए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग कितना है, 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग व्याख्या भी देखते चलेंगे उस जिस आंसर के बारे में, व्याख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। धर्म के उपदेश दिए थे, तो पहला कहाँ दिए थे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए। सारनाथ कहाँ है, भारत की ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बुद्ध के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व दिया जाता है। ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा जाता है। इसका व्याख्या था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ये तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में समझौता कब हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम में समझौता कब हुआ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1916 में हुआ था समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे और यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग को समय दे रहे हैं आंसर बोलने के लिए।
सब लोग को समय दिया जा रहा है, उसके बाद हम आंसर बोलेंगे। पहले आप मन में सोच लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर इसका बोलेंगे कि साइमन कमीशन में संसद के कितने सदस्य थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 गो सदस्य था, 7 गो सदस्य था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वामी सहजानंद ने नेतृत्व किया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वामी सहजानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वामी सहजानंद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। लोकतंत्र किसका है। जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। अब्राहम लिंकन का यह कथन है। अब्राहम लिंकन का यह कथन है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था और VVI क्वेश्चन भी है। क्या है, VVI क्वेश्चन भी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है संविधान दिवस। और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू कर दिया गया था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनमें से किसके साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर साहब हैं वो किसके साथ संबंधित नहीं थे। ऑप्शन में कौन हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के साथ तो थे ही। किसके साथ नहीं थे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये राइट आंसर यही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग इसके साथ सम्मिलित नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान निर्माता तो थे ही कास्ट फेडरेशन। राज्य पुनर्गठन आयोग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यह सब नहीं है प्रस्तावना दोस्तों, बचपन में याद किए थे थोड़ा। तो ये कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। 12 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की, राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। 12 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो मेरा मोबाइल का नाम लिखा हुआ है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग को बता रहे हैं, नहीं दिख रहा है लेकिन बोले हैं तो वो तो जरूर सुने होंगे आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 का राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्य एवं समवर्ती सूची पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेरित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है अपना त्यागपत्र। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेरित करता है
लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेरित करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेरित करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र प्रेरित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं वार्ड कहलाते हैं, वार्ड कहलाते हैं। ठीक है, वार्ड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसा चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होता है। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसा चेक के समान है जो बैंक के सुविधा अनुसार ही देय होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा के टी शाह के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निम्न में से किसने जो है हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विजय रूपानी। निम्न में से किसने जो है हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो विजय रूपानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, हाल ही का बात है 2023 का। विजय रूपानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विजय रूपानी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस ग्रह को एक ही प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो पृथ्वी के पास तो है ही चंद्रमा, किसके पास नहीं है, तो शुक्र ग्रह के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास क्या है, एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। ये समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समान वर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा के समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समवर्षा रेखा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र यही है। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुरादाबाद देखो दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। पहले जो मेरा पीडीएफ होता था पिछला 2-3 क्लास पहले का, तो ये पेज के फॉर्मेट में होता था, लेकिन पीडीएफ का फॉर्मेट है, ये बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। ठीक है, मुरादाबाद आप लोग लाइक कर दीजिएगा थोड़ा। मुरादाबाद खाली स्थान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद खाली स्थान कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। किस लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टांगनिका झील कहाँ स्थित है।
टांगनिका झील कहाँ स्थित है? टांगनिका झील कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टांगनिका झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। टांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। टांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। टांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, टांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश भारत के अलावा तो बांग्लादेश भारत के अलावा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। थोड़ा गाना बहुत अच्छा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24 नंबर कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय खाली स्थान में है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय खाली स्थान में है, तो कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में है। पहले से इसमें टिक लग गया हुआ है, गुरुग्राम में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में है कि 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत स्थित है। 25 का ये नंबर 8 डिग्री चाइना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखो घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, दक्षिण गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। बिल्कुल हल्का हल्का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पर आ गया है। चलिए जय श्री राम आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए पूरा भारत अभी राममय हो गया। पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया राममय हो गया और पूरा दुनिया का नज़र अभी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या पर है। समझ जाइए दोस्तों, पूरा दुनिया यहाँ पर पाकिस्तान भी देख रहा होगा, चीन भी देख रहा होगा, अमेरिका भी देख रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और यूट्यूब फेसबुक जो भी है ये अमेरिका का ही है कंपनी, तो उसी का है, तो उसी पर सारा चीज़ है, तो वो नहीं देख रहा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही दोस्तों कह रहे हैं कि राम राज्य अब आ चुका है। और आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करिएगा उससे पहले राम जी का नाम लेकर उसको स्टार्ट करिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसका चैलेंज करते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि तूर दाल अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य अरहर के नाम से जाना जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर के नाम से जाना जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर के नाम से जाना जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में कौन मृदा है? जलोढ़ मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान डेल्टा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों और दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। रेड डेटा बुक। क्या है? रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि
बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। बाजार मांग वक्र होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो नेपाल के दौरा किए थे सबसे पहले। ठीक है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर है। बाबा पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर नेपाल में ही है, काठमांडू में, वहाँ हम गए हुए हैं दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा लोक नृत्य है, लोकप्रिय है लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गरबा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गरबा गुजराती से संबंधित है। 36 का बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। गरबा गुजरात में लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है गरबा। गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। ये एग्जाम में पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोशिका की खोज की गई, कोशिका की खोज की गई कहाँ की गई? किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं कि पाश्चुरीकरण एक क्या है? पाश्चुरीकरण एक क्या है? पाश्चुरीकरण एक क्या है? पाश्चुरीकरण एक क्या है? तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाश्चुरीकरण एक क्या है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा निम्न और उच्च ताप उपचार है। पाश्चुरीकरण क्या है? निम्न और उच्च ताप उपचार है। निम्न और उच्च ताप उपचार है। ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि श्वसन तंत्र पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? क्वेश्चन है 40 नंबर। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी नाक। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? नाक है। श्वसन तंत्र का पहला अंग हो जाएगा नाक। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर, महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बायां निलय। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण को जन्म देता है खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देता है क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रसव। भ्रूण को जन्म देता है प्रसव कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 43 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है दोस्तों? विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों को ओजोन स्तर को अपघटित करती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना हो जाएगा? 1.38 × 10⁻³ जूल पर किलोमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन में कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य हो जाता है। त्वरण शून्य है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा सभी का। चलती हुई कार का, विद्युत क्षेत्र के एक चार्ल्स कण का, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। सभी का हो जाएगा। ABC सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो आयाम से। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित किससे होती है? तो आयाम से निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से निर्धारित होती है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग। पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है, मतलब 6 भाग। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन पृथ्वी पर जितना वजन होगा ना, वैसे 6 भाग कम होगा। वैसे 6 गुना कम वजन होगा चंद्रमा पर। समझ गए आप लोग? चलिए चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्यास्थता मापक की ऐसा इकाई है। प्रत्यास्थता मापांक की ऐसा इकाई है पास्कल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। प्रत्यास्थता मापक की ऐसा इकाई है पास्कल। प्रत्यास्थता मापांक की ऐसा इकाई है पास्कल।
प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई है, एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है, दिशा से संबंधित है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है, तो दिशा से संबंधित है। ठीक है, कंपास दिशा से न संबंधित है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है गैस। वह पदार्थ कौन है? गैस हो जाएगा। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है गैस। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में अधातु बताइए, अधातु कौन है? तो सोडियम क्या है? सोडियम धातु है। लोहा क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। एफ से कौन जाए? फ्लोरीन हो जाएगा शायद। एफ से क्या हो जाती है? बी। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 58 का, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एफ। एफ का मतलब क्या हो जाएगा? एफ का सूत्र क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। एफ का मतलब लोहा हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अल्फा कण। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि बीई बेरिलियम, बी से बोरॉन, बीई बेरिलियम, बी से बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी से मतलब क्या हो जाएगा? बोरॉन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? एकसठ का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये पीत रस अम्लीय होता है। पीत रस अम्लीय होता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मतलब कौन सा कथन गलत है? तो यही गलत है, तो यही राइट आंसर में सही हो जाएगा, वही पूछ ही रहा है। पीत रस अम्लीय होता है, गलत लिखा हुआ है। पीत रस क्षारीय होता है, ये सही है। देखिए पीत रस क्षारीय होता है, यहाँ पर सही है। अमासी रस में अम्ल होता है, सही है। पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, सही है। ये गलत लिखा हुआ है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन क्या है? एक क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम आयन है, एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम आयन है, एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम आयन है, एक संयुग्मी अम्ल है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 6 घट जाता है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 6 घट जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर कलई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? लोहे पर कलई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिंक। लोहे पर कलई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय को रोका जा सके? तो जिंक का उपयोग किया जाता है।
जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। कोयला जीवाश्म, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीवों द्वारा ईंधन बना हुआ है। भूकंप आता है तो धरती के अंदर गल उल के हजारों करोड़ों साल में बना हुआ है जीवाश्म ईंधन, इसी को कहते हैं। किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधों का, जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। ये 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र कुमार। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राजेंद्र कुमार। चलिए 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो 68 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, बरौनी में। ठीक है, बरौनी में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? बी नंबर ऑप्शन से होगा गाजियाबाद। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड चार्टर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? स्टैंडर्ड चार्टर के एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो 70 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2030 तक। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, टीपू सुल्तान में से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 40। 74 नंबर क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध।
75 नंबर क्वेश्चन में है, बक्सर का कब लाया गया था? 1764 में लाया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, समयान्वी धर्म दीन इलाही। शाब्दिक अर्थ, ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अकबर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। दूसरा नदी कौन है? तो इसके 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यांगतीजी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगतीजी या यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया का तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, यह चीन में बहती है। ठीक है, पहली नील है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पता हमको नहीं है, बताइएगा, आपको पता हो तो बताइएगा दूसरा कौन हो जाएगा। पराना और पीली नदी में से कौन हो जाएगा? पराना ही शायद हो जाएगा, पीली नदी तो होगा नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 1931 में पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। बोलती हुई फिल्म है, 1931 में रिलीज हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमआरा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? जून 2016 में हुआ था। ब्रेकिट्स पर जनमत संग्रह कब हुआ था? जून 2016 में हुआ था जनमत संग्रह। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 63। 80 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 1848 की लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। व्यापगत का सिद्धांत। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यक्रम के दौरान लागू हुए सुधार का नाम है व्यापगत का सिद्धांत। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हाथी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार क्या है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। चार मीनार कहाँ है? भारत में चार मीनार। चलिए, ताजमहल भी नहीं यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। लाल किला शामिल है, एलिफेंटा की गुफाएं शामिल है। इसका मतलब क्या? चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान के आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। मार्च 2018। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI का निर्माण किया है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए यहाँ पर कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। महान्यायवादी क्या कर सकता है? मतदान तो दे ही नहीं सकता है। पहला बात तो ये है कि महान्यायवादी मतदान वो दे ही नहीं सकता है, उसको कोई अधिकार नहीं है मतदान का। मतदान का क्या है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो इसका ये सब सही है। महान्यायवादी के बारे में ये सही है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, सही बात है, सदस्य नहीं होता है। उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल राइट है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल राइट है। संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट वो नहीं दे सकता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उसको लॉस 120 है तो संख्या होगी लॉस 120 है, ठीक है। तो अनुपात 3:5 है और लॉस 120 है, तो 120 3 गुने 5 गुने x मान लेते हैं, तो 120 बराबर x बराबर 8, तो x बराबर 120/8, 120 8 3 24। तो इस प्रकार से कौन हो जाएगा? इसमें तो इनको जगह नहीं बच रहा है, तो हम लोग 85 क्वेश्चन ही रहने देते हैं दोस्तों। 85 को जीके जीएस हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। जीके जीएस हम लोग 85 को कवर कर चुके हैं। आप लोग का कितना सही हुआ 85 में, कितना स्कोर कर पाए वो कमेंट कर दीजिएगा। 85 में अगर 70 को भी सही हुआ है तो बहुत अच्छा है, आप लोग टॉप है, पूरा बिहार टॉप करिएगा 70 को सही हुआ होगा तो, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय राम लला। चलिए, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।